जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2022 वाले नेक्स्ट पार्ट ऑफ PYQ डिस्कशन में। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेर ट्रीटेड एज अ रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस। अभी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नॉलेज की भी ज़रूरत है और एलिमिनेशन भी काम आएगा। और जो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है तीन तीन की पेयर में, मतलब एक इनमें से गलत है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रिजर्व और ट्रांसफर्ड, इसके बारे में आप थोड़ा समझिए। देखिए ट्रांसफर्ड ये ऐसे सब्जेक्ट होते थे जो कि लोकल जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, जो लोकल गवर्नमेंट थे, जहाँ पे इंडियन जो है रूल कर रहे थे, इलेक्ट होके आए थे, उनके हाथ में जो चीज़ें दे दी गई, जो सब्जेक्ट दे दी गए, वो है ट्रांसफर्ड। एंड रिजर्व सब्जेक्ट वो थे जो कि ब्रिटिशर्स अपने पास रखते थे। अब देखिए हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स कभी भी पावर डिवॉल्व नहीं करते थे कि भाई ये इंडियंस को ज़्यादा पावर दे देंगे, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे पावर के, वो सारे जो है ब्रिटिशर अपने पास ही रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं डायरकी। CSE 2017 में एक क्वेश्चन भी आ रखा है कि डायरकी मतलब क्या। तो जो सब्जेक्ट होता है ट्रांसफर्ड और रिजर्व में, यहाँ पे ट्रांसफर्ड और रिजर्व में जो दो डिवाइड कर दिए जाते हैं, उसे हम डायरकी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो इसमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि ब्रिटिशर्स हमें देंगे ही नहीं, तो वो है देखिए दोस्तों पुलिस एंड लैंड रेवेन्यू, क्योंकि इन पे ही तो उनका सब कुछ चल रहा है। तो देखिए 3 और 4 कहाँ पे है? 3 और 4 देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये दो हमारे यहाँ पे हट गए। फिर देखिए बचा हमारे पास 2 और 1। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी इतना हमने NCERT या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ा है, कहीं भी हमने ऐसा नहीं कि कोई जज का नाम पढ़ा हो जो कि इंडियन हो, कि सारे जज का बेंच इंडियन हो। ठीक है, बट हमने ये देखा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इंडियंस ने जो है पार्टिसिपेट करा था। तो यहाँ पे देखिए सेकंड हटाएंगे हम और फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही आएगा, और इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा? 1, 3 का 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये रिजर्व सब्जेक्ट में और क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए यहाँ पे देखिए इरिगेशन था रिजर्व में, और क्या क्या था लिख लीजिए यहाँ पे। इरिगेशन था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर था देखिए इसी में, और फॉरेस्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट जो थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख रखे थे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड में क्या क्या चीज़ें थी। देखिए ट्रांसफर्ड में क्या क्या चीज़ें थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो था ही, फिर देखिए एजुकेशन था, हेल्थ था, ठीक है, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर और फिशरी। ये जितने सब्जेक्ट हैं ना, इनसे ब्रिटिशर्स को ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं था, वो बस यहाँ पे जो है डिवॉल्व करके अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियंस पे डाल के साइड हो जाते थे। उसके बाद देखिए फनाम क्या है दोस्तों? फनाम, ठीक है, वन लाइनर है, सीधा सीधा इसका आंसर है फनाम। देखिए ये गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे विजयनगरा के टाइम पे। ठीक है, तो ये है कॉइन्स ऑफ विजयनगर टाइम। ठीक है, बस इतना हम याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा कोई वैल्यू एडिशन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगला है गदर पार्टी से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। ठीक है, अब देखिए गदर पार्टी के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। ये देखिए दोस्तों लाला हरदयाल ने बनाई थी, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखाना। ठीक है, तो ये इसके एक्टिव मेंबर थे। ओके, इसमें देखिए और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कौन थे, तो ये तो हो गए लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखाना, और इनके बाद देखिए यहाँ पे है रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस, और हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये जो दो पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। ठीक है, इनके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। ये देखिए जो जोगेश चंद्र चैटर्जी, ठीक है, इनके बाद देखिए राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल। इनके साथ देखिए सचिंद्रनाथ सान्याल, ये तीनों जो थे ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है 1924 वाली, जो कानपुर में बनी थी, इसके पार्ट थे। याद रखिए 3 नाम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वो थी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति। इसमें देखिए कौन थे? बरिंद्र कुमार घोष, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है। फिर देखिए जतिंद्रनाथ बैनर्जी, और थे प्रमोथा मित्तर। तो ये मैंने कैसे याद रख रखा है? BJP, यानी बरिंद्र कुमार घोष, जतिंद्रनाथ बैनर्जी और प्रमोथा मित्तर, तो BJP इस तरीके से जो है यहाँ पे निमोनिक मैंने बनाया। ठीक है, तो हमने देख लिया रास बिहारी बोस गदर पार्टी से एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद देखिए जोगेश चंद्र चैटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल एंड सचिन सान्याल HRA से एसोसिएटेड है। बरिंद्र कुमार घोष, जतिंद्रनाथ बैनर्जी एंड प्रमोथा मित्तर, ये अनुशीलन समिति से बिलोंग करते हैं। तीनों जो पर्सनैलिटीज़ है
और इनके एसोसिएशन जिनके साथ थे वो हमने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, जो अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड है, सॉरी पॉलिटी का नहीं है, क्रिप्स मिशन, जो कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज प्रिंसली स्टेट, देखिए एज वेल एज प्रिंसली स्टेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कह रहा है कि मेंबर नॉमिनेट होकर आएंगे प्रोविंशियल असेंबली से और प्रिंसली स्टेट से। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एनी प्रोविंस जो कि प्रिपेयर्ड नहीं है, नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। क्रिप्स मिशन देखिए 1942 में आया था स्टैफर्ड क्रिप्स के अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया होगा, यहाँ पे कैच समझिए। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, हम सबको पता है कि ब्रिटिशर जो थे यहाँ पे इंडिया को यूनाइटेड रखने का उनका कोई इरादा नहीं था। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द यहाँ से जो है हमें निकलना है और जो पार्टीशन है वो सारी चीज़ें तुम देखते बैठो। और इनका हमेशा से था कि कोई प्रोविंस अगर प्रिपेयर नहीं है तो वो अपना जो है सेपरेट एग्रीमेंट कर सकता है ब्रिटेन के साथ। ये सही है क्योंकि ये एंटी इंडिया स्टेटमेंट है, ठीक है। जो इंडिया एज ए यूनियन एंटी है तो निगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये हमारा सही है। यहाँ पे देखिए अब नॉमिनेशन की बात है, ठीक है, ये हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ रखा है, बट यहाँ पे अगर नहीं याद आ रहा है फिर एक समझिए एक चीज़, यहाँ पे क्या बोला है, प्रोविंशियल असेंबली एंड प्रिंसली स्टेट। अब देखिए प्रोविंशियल असेंबली में यहाँ पे लोग नॉमिनेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे तो इलेक्टेड लोग आएंगे, और प्रिंसली स्टेट में यहाँ पे इलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे नॉमिनेशन होगा। तो इनमें से देखिए यहाँ पे जो है एक्सचेंज कर दिया है, स्वैप कर दिए चीज़ें, और यहाँ पे जो ट्रैप वर्ड था थोड़ा ध्यान से देखिए एज वेल एज, ठीक है, दोनों चीज़ों को एक साथ यहाँ पे मर्ज करके बता दिया, बट यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग थी। एग्जामिनर यही करता है, दो अलग अलग चीज़ उनको एक साथ जोड़ के बता देगा, बट वो यहाँ पे जो है उनके डिफरेंट एस्पेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड आएंगे और प्रिंसली स्टेट से हमारे नॉमिनेटेड आएंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और सेकंड हमारा सही है। तो इस तरीके से हम आंसर तक पहुँचे। देखिए क्रिप्स मिशन हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम में, बट क्वेश्चन किस तरीके से बना ये हमें यहाँ पे समझना है, और ये जो ट्रैप वर्ड है ये हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए 4 यहाँ पे नाम है, एंड विच वन ऑफ द अबव इज अ जैना टेक्स्ट, ठीक है, जैना टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए एटमैक्स 3 सही है और 2 यहाँ पे मिनिमम सही है, मतलब एक गलत है चारों में से। मैंने कहा था आपको कभी भी चारों के चारों सही नहीं देगा, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में हुआ तो होगा, बट बहुत कम है। अब देखिए नेति पकड़ना, परिशिष्ट पर्वना, अवदान शतका, त्रिशष्टिक्षण महापुराना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पेपर मैंने दिया था ये वाला, तब मैंने कैसे सॉल्व किया था, देखिए यहाँ पे हम बुद्धिज़्म से रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ते हैं, दिव्य वदना, महावत्सु अवदाना, ठीक है, अवदानाज, ये बुद्धिज़्म के टेक्स्ट हैं। अब यहाँ पे जो इटिमोलॉजी मैंने आपको बताई थी वो मैंने अप्लाई करी, यहाँ पे देखिए अवदाना शतका, अवदाना शतका, और ये सोचा कि यार ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बुद्धिज़्म से रिलेट मुझे लग रहा है, और मैंने फिर ऑप्शन में देखा तो थर्ड बुद्धिज़्म, 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 आंसर क्या आ गया 2 और 4। समझ रहे हो आप यहाँ पे किस तरीके से जो है आंसर तक यहाँ पे हमें पहुँचा जा सकता है, इस तरीके से हमें देखना है। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया आपको कि अवदान शतका, तो जैसे ही थर्ड हटाया हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया 2 और 4। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ठीक है, थेरावाड़ा जो बुद्धिज़्म है इससे रिलेटेड है। ये देखिए कात्यायन करके थे, उन्होंने लिखा था कात्यायन, जो कि एक बुद्धिस्ट डिसाइपल थे, टू टीच द बुद्धिस्ट आइडियाज़, तो लिखा किसने था, कात्यायन ने। तो इतना आपने नोट डाउन कर लिया। फिर देखिए अवदान शतका, ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिसमें स्टोरीज़ बहुत सारी लिखी हुई है, ठीक है। अब बचे ये 2 हमारे पास, परिशिष्ट पर्वना जो कि जैन लिटरेचर से रिलेटेड है। इसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये परिशिष्ट पर्वना ये हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद्र जो कि एक जैन टीचर है, इन्होंने लिखा था, ठीक है, हेमचंद्र जो कि एक जैन टीचर है उन्होंने लिखा था। अब याद करिए 2023 में हेमचंद्र सूरी एक मैच द पेयर में आया था, 4 लिटरेचर थे, ठीक है, हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट देखिए ये जैन टीचर थे, इतना हम याद रखेंगे, और किसने लिखा था, हेमचंद्र ने। और ये जो
त्रिशति क्षण महापुराना, ठीक है। इसके देखिए दोस्तों दो पार्ट है, एक है आदि पुराना, आदि पुराना, ये किसने लिखा था? जीनसेन ने। अब मैं इनके नाम क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के ये मंक्स के नाम और इनका सेक्ट पूछ लेंगे, जैनिज्म वाले बुद्धिज्म वाले। और जो सेकंड पार्ट है इसका उत्तर पुराना, उत्तर पुराना, ये गुणभद्र, ठीक है, किसने लिखा था? गुणभद्र ने, भद्र। तो फर्स्ट जो आदि पुराना किसने लिखा? जीन सेना ने, और उत्तर पुराना किसने लिखा? गुणभद्र ने, ठीक है। और ये जो दोनों महानुभाव है, ठीक है, जीन सेना और गुणभद्र, ये दोनों राष्ट्रकूटा किंग, राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्ष के टाइम पे थे, अमोघ वर्षा के टाइम पे थे। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। आर्यदेव, दिगनागा एंड नाथ मुनि, ठीक है, इनके बारे में पूछा है और ये कौन से स्कॉलर है? देखिए हमने अभी देखा था, देखिए आर्यदेव, दिगनागा एंड नाथ मुनि, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट है आर्यदेव, ये जैन स्कॉलर नहीं, ये क्वेश्चन में टफेस्ट क्वेश्चन कहूँगा, ठीक है। ही इज़ नॉट अ जैन स्कॉलर, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। दीगनागा देखिए ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ये करेक्ट है। और नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर थे, ये भी सही है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन याद रखिए। आंसर क्या है यहाँ पे? ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए नाथ मुनि के बारे में अगर हम देखेंगे तो इन्होंने लिखा था नलयिरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, नलयिरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है। फिर देखिए ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये जो दिगनागा जी है, इन्होंने क्या लिखा था? ये देखिए डिसाइपल थे, किसके डिसाइपल थे? ऑफ वासुबंधु, ठीक है, नाम याद रखिएगा, वासुबंधु, जो कि योगाचार्य स्कूल से रिलेटेड थे। अब देखिए योगाचार्य स्कूल ये बुद्धिज्म वाला है, ठीक है, योगाचार्य स्कूल से रिलेटेड थे वासुबंधु, इतना ही याद रखना है, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था जो कि गलत है यहाँ पे, आर्यदेव जैन स्कॉलर नहीं, ये जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ये देखिए माध्यमिका स्कूल से बिलोंग करते थे। अब याद करिए माध्यमिका स्कूल, शून्यवाद मैंने आपको बताया था, नागार्जुना के डिसाइपल थे ये, नागार्जुना, जो कि हमने 2023 के मैच द पेयर में देखा था। वहाँ पे मिलिंद पानो नाम का एक बुक था, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था। तो देखिए नागार्जुना के डिसाइपल थे, ठीक है। और ठीक है, तो ये देखिए वैष्णविज्म का हमने लिखा नलयिरा दिव्य प्रबंधम। ऐसे देखिए जो नयनार थे ना, नयनार जो कि शिव भक्त थे, ठीक है, इनकी जो बुक है उसको कहते हैं तेवरम, ठीक है, तेवरम, तो ये याद रखिएगा। नयनार यानी कि जो शैविज्म वाले थे उनकी बुक है तेवरम, और वैष्णविज्म वाले की दिव्य प्रबंधम, ठीक है। नेक्स्ट 57 नंबर का हम यहाँ पे देखते हैं, 57 नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपन ड्यूरिंग रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। देखिए फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मंगोल इन्वेजन। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसाइज द सिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट द पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन टफ है, ठीक है, ये हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में कवर्ड है। ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि फर्स्ट मंगोल इन्वेजन देखिए दोस्तों, ये जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे नहीं हुआ था, ये तो 1221 AD में हो गया था। किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है। अब इल्तुतमिश के टाइम पे देखिए एक जो ईरान का राजा था जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन, जो कि भागते हुए आया था और वो असाइलम मांग रहा था इंडिया में, बट इल्तुतमिश ने उसे मना कर दिया था क्योंकि चंगेज़ खान उसका पीछा कर रहा था, ठीक है। तो ये स्टोरी हमने पढ़ी है मिडिवल इंडिया में। तो ये फर्स्ट इन्वेजन खलजी के टाइम पे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे इल्तुतमिश हमारा करेक्ट है। और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। थर्ड देखिए, अब देखिए सेकेंड और थर्ड बचा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट, देखिए समझिए स्टेटमेंट को, वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी, कि कोई एक मंगोल असॉल्ट आया था, एक, ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि पूरा दिल्ली को कैप्चर कर दिया, और उन्होंने बस बिसीज किया था सिटी को, एक घेराव करा था। और थर्ड क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट द पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। अब देखिए टेम्पररी लॉस्ट, ठीक है, ये वर्ड देखिए, और अगर ऐसा कोई लॉस यहाँ पे मंगोल्स को होता तो हिस्ट्री के मैप में हम कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के पास जो है मंगोल्स को देखते ही कभी ना कभी, ये तो कभी देखा नहीं हमने, ठीक है। और ये तुगलक्स के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव थे मंगोल्स के तहत, और यहाँ पे टेम्परेली लॉस्ट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। और यहाँ पे आंसर क्या बचेगा हमारा? टू ओनली। यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेटमेंट हम आराम से हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे वन हटा दिया देखिए,
अब देखिए एग्जामिनर आपका बेस्ट फ्रेंड है, मैं कैसे कहता हूँ। 1 हमने हटा लिया जो कि 2021 के क्वेश्चन से हमें लिंक मिला और ये हम पढ़ते भी है। जैसे ही 1 हटा दिया 2 ऑप्शन चले गए, बचा गया 2 और 3। अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना है। ये देखिए 1 मंगोल असॉल्ट की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि टेम्परली लॉस्ट हो गया था। तो इनमें से अगर मोस्ट एक्यूरेट अगर देखा जाए तो सेकंड यहाँ पे आपको मार्क करना चाहिए था और ये वे ऑफ थॉट आप यहाँ से सीखिए, ठीक है। 1 मंगोल असॉल्ट एंड टेम्परली लॉस्ट वाली चीज़। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कुलान दरान क्या है, ठीक है। कुलान दरान क्या है, ये क्वेश्चन मैं बहुत टफ कहूँगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो नहीं आता है। अब देखिए कुलान दरान क्या दोस्तों, ये एक कैप हुआ करती थी, ठीक है। ये सईद लोग पहनते थे, ठीक है, कुलान दरान। अब यहाँ पे देखिए ये कलंदर्स क्या हुआ करते थे, ठीक है, कलंदर्स। तो ये देखिए दोस्तों एक ये वैंडरर्स हुआ करते थे जो कि घूमते रहते थे, ठीक है। ये बेशारा जो है, बेशारा सुफिसेंट्स होते थे, बेशारा सुफिसेंट्स जो कि शरिया को नहीं मानते थे। एक होते थे बाशारा और एक होते थे बेशारा। बेशारा जो है शरिया को नहीं मानते थे और जो बाशारा होते थे वो शरिया को मानते थे, ठीक है। अब ये सईद्स क्या है दोस्तों, तो ये देखिए 1414 में खिजर खान ने जो है यहाँ पे फाउंड किया था सईद डायनास्टी को, ठीक है, सईद डायनास्टी को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अभी इस क्वेश्चन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जो अरब मर्चेंट थे ना दोस्तों, इनके लिए एक वर्ड था यहाँ पे, याद रखिए, तुज्जर। तो तुज्जर वर्ड किस लिए यूज़ होता था, अरब मर्चेंट्स के लिए। फिर यहाँ पे पर्शियन कैलीग्राफिस्ट के बारे में एक चीज़ है जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जो पर्शियन कैलीग्राफी थी उसे नास्तालिक स्क्रिप्ट कहा जाता था, नास्तालिक स्क्रिप्ट, ठीक है। और अकबर के टाइम पे, जो अकबर थे इनके टाइम पे एक कैलीग्राफर हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम था मोहम्मद हुसैन, ठीक है। और इनकी जो कैलीग्राफी थी इतनी अच्छी थी कि अकबर ने इन्हें टाइटल दिया था गोल्डन पेन, गोल्डन पेन। और इसका पारसी में क्या अनुवाद होता है, ज़रीन कलम। तो बिल्कुल इसे याद रखिए, ठीक है, ये आ सकता है हमारे पेपर में और ये PYQs में आ चुका है, ठीक है। CISF में एक बार ही पूछ रखे, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। पर्शियन कैलीग्राफिस्ट मोहम्मद हुसैन थे, अकबर के कोर्ट में नास्तालिक स्क्रिप्ट थी, गोल्डन पेन उनको टाइटल दिया था, या फिर ज़रीन कलम, ठीक है, ज़रीन कलम, मोहम्मद हुसैन। अगला देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ईजी टाइप का क्वेश्चन है, ओके। ईजी तो नहीं कहूँगा, थोड़ा टफ है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, ओके। यहाँ पे देखिए 3rd से पढ़ना चालू करते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट मद्रास ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फैक्ट्री बनाई, एक प्लॉट लीज पे लिया था जो विजयनगर एम्पायर से। फिर देखिए अल्फांसो डी अल्बिक्यूर्कू कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर स्टेट एंड डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में से अगर मैं कहूँ आपको कि कौन सा स्टेटमेंट आपको नोन होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। ये हमारे NCERTs में भी कवर्ड है, ओल्ड NCERT में भी है, PYQ में भी पूछ रखा है। और ये जो कैप्चर हुआ था दोस्तों, गोवा कैप्चर हुआ था फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, 1510 में हुआ था। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 3rd स्टेटमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट मद्रास फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव, ये करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे मद्रास देखिए किसने बनाया था, फ्रांसिस डे ने, ठीक है, फ्रांसिस डे ने, जो कि सेंट जॉर्ज फोर्ट यहाँ पे था मद्रास में, ठीक है। तो याद रखिए फ्रांसिस डे, सेंट जॉर्ज फोर्ट। और फर्स्ट यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है दोस्तों, क्योंकि गजपति रूलर जो है ये यहाँ पे 1435 से लेके 1441 तक यहाँ पे थे वो, और जो डच आए थे ये आए थे दोस्तों यहाँ पे 1605 में। तो ये टाइमलाइन यहाँ पे मिसमैच हो गई, ठीक है। और इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बनाई थी डच लोगों ने, और टाइमलाइन देखिए यहाँ पे चेंज है, इस वजह से ये गलत हो गया और आंसर आ गया हमारा 2 और 3। इसके जो करेक्ट वर्जन है और जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। इतना ही हमें याद रखना है, अब गजपति रूलर्स के सारे नाम हमें याद बिल्कुल नहीं रखने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, वन ऑफ द मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन, UPSC ने इसका आंसर दिया है B, 2 और 3 इज करेक्ट, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या सही है, तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने गलत बोला कि पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, ये गलत है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वाज लीगली फ्री, एंड इफ द सन बॉर्न टू द फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर, द सन वाज एंटाइटल्ड लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। ये दोनों स्टेटमेंट सही दिए, बट जितना एनालिसिस प्री के बाद हुआ था यहाँ पे, जितने टीचर्स ने बोला था सबने ये वाला स्टेटमेंट गलत बोला था और आंसर 1 और 2 कहा था। बट UPSC ने यहाँ पे 2 और 3 दिया है अपने ऑफिशियल की में, तो UPSC हमेशा वर्डिक्ट देती है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आंसर है 2 और 3। क्यों करेक्ट है किसी को नहीं पता, बट आंसर UPSC ने दिया है B, ओके। तो यही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ओके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।